हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। आज 11th की टॉपिक बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम जानने से पहले क्या क्या जानना है वो समझिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग ऑफ सिंबल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को इस तरह से डिनोट करते हैं या इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस डिवाइड ये सब जो होता है, प्रोडक्ट जो भी है, तो उसी तरह से एक सिंबल है। तो देखिए फैक्टोरियल 2 है, इसका मतलब हुआ 2 × 1, हमेशा इंड 1 से करेगा। फैक्टोरियल 3 मतलब हुआ 3 × 2 × 1 यानी 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 मतलब हुआ, फैक्टोरियल अंदर में कौन सा नंबर है? 4 है। 4 3 2 1 हो गया। फैक्टोरियल 100 अगर है तो 100 होगा, फिर एक माइनस करेंगे, फिर एक माइनस करेंगे, ये एपी में रहेगा, कॉमन डिफरेंस 1 होगा। और इस तरह सर के डॉट डॉट दे देते हैं, लास्ट का 2-3 फैक्टर लिख देते हैं, हमेशा इंड 1 से करेगा। अब देखिए फैक्टोरियल के अंदर में अगर n है तो n लिखेंगे, उस पर एक माइनस करेंगे, n-1 होगा, फिर n-2 होगा, फिर n-3 होगा। इस तरह से 4 3 2 1 हो गया। अब फैक्टोरियल के अंदर में 3n+2 है, तो 3n+2, फिर 3n+1, एक एक माइनस करेंगे, 3n होगा, 3n होगा, फिर 3n-1 होगा, और लास्ट में 4 3 2 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर में अगर 0 है तो फैक्टोरियल 0 1 होता है। इसका प्रूफ होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। जब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू होगा तो फैक्टोरियल 0 क्यों 1 होता है वहाँ बताया जाएगा। और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, यानी फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर में अगर निगेटिव नंबर है, फैक्टोरियल के अंदर में अगर निगेटिव नंबर है तो मीनिंगलेस होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा, ठीक। फैक्टोरियल के अंदर में अगर फ्रैक्शन में होगा वह भी मीनिंगलेस होगा। मीनिंगलेस हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल के अंदर में अगर होल नंबर रहेगा तभी डिफाइंड होगा। फैक्टोरियल के अंदर में होल नंबर होगा तभी डिफाइंड होगा, यानी फैक्टोरियल के अंदर में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो फैक्टोरियल ना निगेटिव होगा ना फ्रैक्शन में होगा, ओनली पॉजिटिव इंटीजर होगा, इंक्लूडिंग 0 होगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी देखिए क्या होता है, ऐसे तो 11th के बुक में ये नहीं है, लेकिन डबल फैक्टोरियल होता है। देखिए जैसे फैक्टोरियल 4 है, फिर फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये 4 होगा, 3 नहीं होगा, 2 का डिफरेंस होगा, 2 होगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल के अंदर डबल फैक्टोरियल 10 है तो 10 होगा, 8 होगा, ठीक है।
फिर आपका 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है ना। डबल फैक्टोरियल में 2 का डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल n है, फिर फैक्टोरियल है, तो n होगा, फिर n-2 होगा, फिर n-4 होगा। हाँ, इस तरह से 4 × 2 होगा। 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल फैक्टोरियल होता है। हालांकि इसका यूज नहीं है, फिर भी आपको नई चीजें लगेगा कि डबल फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग फैक्टोरियल का मतलब समझे। अब फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कैसे काटते हैं, उसको समझना है, ठीक है। बिल्कुल नई चीज है, इसको समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ये नई चीज है, इसको समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कैसे होता है, सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, नई नई चीज़ है। 10th के बाद आने के बाद बच्चे को नया नया चीज़ दिखता है, इसलिए टीचर को भी और स्टूडेंट को भी ध्यान से पढ़ना है। टीचर को भी ड्यूटी बनता है कि नई नई चीज़ को, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, है ना, पेशेंसली। इन्हें कि स्टूडेंट पूछा और उसको डांट दिए, तुमको आता नहीं है, ये नहीं आता है। और उस टीचर को भी नहीं आता होगा जब 10th पास किया होगा। तो कहने वाला इसको ठीक से समझना है, स्मूथली समझना है। देखिए जैसे फैक्टोरियल 25 है और बाई फैक्टोरियल 23 है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए 25 और 24 हो गया, एक एक घटाएंगे। उसका देखिए यहाँ जो यहाँ पर 23 है फैक्टोरियल, इसको क्योंकि अब 23 जो है ये लेवल में आ जाएगा, तो उसको लिख देना है। क्योंकि देखिए 23 फैक्टोरियल 23, 23, 22, 21 ऐसे करके 1 तक जाएगा, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं। इसके लेवल में आया तो लेवल में आ करके छोड़ देना, इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है जो आप जानते हैं, ठीक है। तो 600 आएगा इसका। अब जैसे देखिए फैक्टोरियल 100 है, अब फैक्टोरियल 95 है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 100 लिखेंगे, 99 लिखेंगे, 98 लिखेंगे, 97 लिखेंगे, 96 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फैक्टोरियल 95 है। तो इसके लेवल में ला करके डिनोमिनेटर में जो नंबर है फैक्टोरियल, उसके लेवल में ला के इसको काट देते हैं। ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, है ना, ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। 100, 99, 98, 97 और 96 ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल के अंदर में अगर मान लिया जाए कि 1000 है और यहाँ पर फैक्टोरियल 997 है, तो कुछ नहीं करना है, 1000 लिखिए, फिर एक घटाइए 99, फिर इसमें एक घटाइए 998, फिर इसमें एक माइनस कीजिए और वो 997 के बराबर हुआ। फैक्टोरियल लगा दीजिए और 997 ये दोनों का लेवल में आ गया, यानी इक्वल आ गया, तो ये हो गया 1000 हुआ 99,900। ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब देखिए इस तरह से, देखिए अब ये नंबर पे बता दिए। अब जो है आपको फैक्टोरियल n है, अब बाई फैक्टोरियल n-2 है। अब इसमें बच्चा अक्सर गड़बड़ करता है। इसका बनाने का तरीका क्या है कि पहले n लिखिए, फिर एक कम कीजिए, फिर एक कम कीजिए और ये लेवल में आ गया, लेवल में आ गया तो उसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। फैक्टोरियल n-2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो n इंटू n-1 हो गया, है ना, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 4n+3 है और फैक्टोरियल यहाँ पर 4n-1 है।
इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो 4n+3 और 4n+2 और 4n+1, 4n, फिर 4n-1 हो जाएगा। लेवल में आ गया, फैक्टोरियल लगा करके नीचे में जो फैक्टोरियल है उसको ये कैंसिल कर देना है। इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को रिमूव करते हैं, फैक्टोरियल को हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल के अंदर में देखिए 5n+1 है, ये फैक्टोरियल के अंदर 5n-3 है। तो क्या होगा? देखिए 5n+1, 5n, एक एक घटाते जाइए, 5n-1 हो गया, 5n-2 हो गया, अब लेवल में आ गया, 5n-3 हो गया। ये जो है आपका फैक्टोरियल 5n-3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहने से और स्पीड बढ़ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि ये सब बिल्कुल नई चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ एनसीआर। देखिए एनसीआर मतलब यहाँ सी फॉर कॉम्बिनेशन होता है, सिलेक्शन होता है, जो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर का चीज है। तो यहाँ इतना समझ लीजिए कि एन जो है अपर लिमिट कहलाता है, सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, आर फॉर लोअर लिमिट। और कॉम्बिनेशन क्या होता है वो आपको कॉम्बिनेशन के क्लास बताया जाएगा। इसका यूज होता है, इसका यूज होता है, इसलिए बता रहे हैं। तो एनसीआर मतलब हुआ, एनसीआर का मतलब हुआ यहाँ पर एन अपर लिमिट, अपर लिमिट, आर जो है आपका लोअर लिमिट, हाँ, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, स्टैंड्स या डिनोट्स फॉर कॉम्बिनेशन। इतने जानना है ना। विशेष और नए चैप्टर में होगा, कॉम्बिनेशन जब पढ़ाएंगे तब। एन यहाँ पर अपर लिमिट कहलाता है, आर लोअर लिमिट कहलाता है, सी फॉर कॉम्बिनेशन। और एन और आर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। एन एंड आर, हाँ, आर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता है। और एन का वैल्यू, अपर लिमिट का वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट से ज्यादा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एन और आर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। एनसीआर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, कभी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होगा। एनसीआर का वैल्यू ऑलवेज फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूज है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया ये अभी नहीं बताएंगे, जब कॉम्बिनेशन होगा स्टार्ट तब बताएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या करना है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है, ये फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। मतलब हुआ क्या कि देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल अंदर में अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, लोअर एल एल लोअर लिमिट अपॉन अपर और लोअर का डिफरेंस, अपर और लोअर का डिफरेंस होता है। अपर लिमिट का फैक्टोरियल बाय लोअर लिमिट का फैक्टोरियल माइनस अपर लोअर का फैक्टोरियल। जैसे देखिए 10C8 का वैल्यू निकालना है, अपर लिमिट यहाँ पर 10 है, लोअर लिमिट 8 है, तो क्या होगा? अपर लिमिट का फैक्टोरियल बाय लोअर लिमिट का फैक्टोरियल, फिर अपर माइनस लोअर का डिफरेंस माइनस करके लिख देना है। तो ये फैक्टोरियल 10 हो गया, फैक्टोरियल 8 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 हो गया। तो अब यहाँ पर फैक्टोरियल
10 को 10 इंटू 9 लेवल में लाना है, बड़ा फैक्टोरियल नीचे 8 है, तो 8 को कैंसिल कीजिएगा तो इसको फैक्टोरियल 8 लिख के छोड़ दीजिए। जब नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल के लेवल में बराबर आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इंटू 1 लिखेंगे, ये हो गया, तो ये 5 हो गया, कैंसिल हो गया, ये आपका 45 हो गया। ठीक है, अब देखिए 100 C0 का वैल्यू क्या होगा, अपर लिमिट कितना है 100, लोअर लिमिट कितना है 0, 100 माइनस 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 100 माइनस 0 आपका 100 ही होगा, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए अपर लिमिट कुछ भी हो, अगर लोअर लिमिट का वैल्यू अगर 0 है तो उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, है ना। जैसे 1000 है या 1 करोड़ है या 10,000 है और C0 है तो इसका वैल्यू भी जो है आपका लोअर लिमिट देखना, लोअर लिमिट अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, कैलकुलेशन देख ही रहे हैं। हाँ, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि 25 C25 हाँ 25 थोड़ा सा बड़ा ऐसे कर लिखना है, हाँ लेवल में नहीं लिखना है, 25 C25 अपर लिमिट का फैक्टोरियल, लोअर लिमिट का फैक्टोरियल और माइनस अपर और लोअर का डिफरेंस। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 नीचे बचा, फैक्टोरियल 0 1 होता है, 1 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो नोट में ये आप बात को रखिएगा कि NC0 यानी अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट का अगर 0 है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि अगर हाँ कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है, NCN है, इसका भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, फैक्टर का कैलकुलेशन इसी तरह से किया जाता है। ठीक ना, फैक्टोरियल का कैलकुलेशन इसी तरह से होता है। अब देखिए बायनोमियल थ्योरम क्या है। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम देखिए बायनोमियल थ्योरम जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह भी बायनोमियल थ्योरम ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यू, ये भी बायनोमियल थ्योरम ही है। अब ए प्लस बी का होल क्यू तक तो याद रखते हैं, अब ए प्लस बी का पावर 100 लिखने के लिए दे दिया, ए प्लस बी का पावर अगर मान 1000 लिखने दे दिया तो उसके लिए बायनोमियल थ्योरम का हेल्प लेना पड़ता है। बायनोमियल मतलब दो, बायो मतलब दो होता, दो टर्म का एक्सपेंशन करना ही बायनोमियल थ्योरम का काम है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि बायनोमियल थ्योरम फॉर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स भी होता है, नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स भी होता है। सिलेबस के अनुसार पॉजिटिव पढ़ना है इंटीजर, है ना, नेगेटिव फ्रैक्शन भी बता दिया जाएगा। बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो देखिए क्या है बायनोमियल थ्योरम, इफ n is positive integer, n is positive integer and a and x are any two numbers, any two numbers, any two numbers, वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बीच में आया था कि भाई ये केवल न्यूटन ने गलती कर दिया है, ये केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है, इमेजिनरी के लिए नहीं है। इतना दिमाग नहीं लगाना है, न्यूटन को काटना आसान बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे होंगे कि न्यूटन ने गलत कहा है, हमने जो कह रहा है वो सही है, ये सब फालतू सब चीज़ें हैं, उस पर नहीं।
जो पहले ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है वो बात तो समझ में आ नहीं रहा आदमी को, और नया नया चीज को जो है, हाँ, उसको क्या है, ये गलत है वो गलत है, गलत कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए एंड एक्स आर एनी टू नंबर्स, देन देखिए ए प्लस एक्स टू द पावर एन, ए प्लस एक्स टू द पावर एन, ए प्लस एक्स बाइनोमियल है, हाँ, उसका पावर एन है। तो कैसे होता है देखिए, सबसे पहले एन सी जीरो, देखिए एन सी जीरो, अपर लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, पहला टर्म में जो लोअर लिमिट जीरो से स्टार्ट होगा, एन सी जीरो, ए का पावर, जो कि बाइनोमियल में दो टर्म होता है ए और एक्स, तो ए का जो होता है पावर, ई दोनों को माइनस करके लिखना होता है, तो एन माइनस जीरो करेंगे तो एन होगा, और एक्स की पावर जीरो होगी, तो एक्स की पावर जीरो वन है, तो लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर देखिए अब दूसरा टर्म होगा, तो अपर लिमिट में तो कोई चेंज नहीं होगा, लोअर लिमिट यहाँ वन है, वन होगा, ए का पावर एन माइनस वन, एक्स का पावर वन हो जाएगा, तो एन सी टू है, एक्स की पावर दो हो जाएगी, फिर एन सी थ्री, ए का पावर एन माइनस थ्री एक्स क्यू हो गया, है ना, और लास्ट में एन सी एन, ए का पावर एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, और एक्स की पावर एन हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑब्जर्व करने की बात है, ये है कि बाइनोमियल थ्योरम का जब एक्सपेंशन करते हैं तो अपर लिमिट सेम रहता है, अपर लिमिट कहीं चेंजिंग नहीं होता है, लोअर लिमिट में चेंजिंग होता है, लोअर लिमिट जो होता है नंबर ऑफ टर्म से एक कम है, कम होता है। जैसे देखिए पहला टर्म है तो जीरो, दूसरा टर्म है तो वन, तीसरा टर्म है दो, तो ये जो है यहाँ लास्ट में एन है, यानी एन प्लस वन, एन प्लस वन टर्म है, तो ए प्लस एक्स की पावर एन में नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन होगा, यानी जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा। अगर पावर 10 है तो 11 टर्म होगा, पावर 20 है तो 21 टर्म होगा, है ना। तो यहाँ पर नोट में लिखिएगा क्या क्या समझना है इसमें। तो सबसे पहले तो एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू और एन सी एन आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए अब जो है ये हो गया। दूसरा नोट में द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of, in the expansion of a plus x to the power n, number of terms, the number of terms in the expansion of a plus x to the power n is n plus वन, ये पावर से एक कम होता है। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो लोअर लिमिट होता है, द लोअर लिमिट है ना, उसका जो एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी, नीचे वाला लोअर लिमिट कहलाता है द लोअर लिमिट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज always less than 1, less than 1 to the number of terms, नंबर ऑफ टर्म से एक हमेशा कम होता है, टू द नंबर ऑफ टर्म्स इज, टू द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है, ठीक है। अपर लिमिट जो होता है पूरे एक्सपेंशन में सेम रहता है ना। देखिए नोट में अपर
लिमिट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट is same in whole expansion and it is equal to the पावर ऑफ बाइनोमियल। ये बाइनोमियल के, अब देखिए, अब ऐसा है कि a माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन कैसे होगा, है ना, ये नोट पॉइंट रखिएगा याद, है ना। तो अब देखिए नोट में ही इसको लिख देते हैं। अगर a माइनस एक्स की पावर n है, अभी तक बताए थे a प्लस एक्स की पावर n, a माइनस एक्स की पावर n है, पावर निगेटिव नहीं होगा, बीच वाला टर्म निगेटिव होगा। तो इसमें क्या है, अल्टरनेट चलता है, NC0 a का पावर n माइनस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट को घटाइएगा तो a का पावर होगा प्रत्येक टर्म में, फिर माइनस होगा NC1, अब a का अपर लोअर लिमिट को घटाएंगे n माइनस 1 हो जाएगा, फिर क्या है, प्लस होगा NC2, a का पावर n माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है फिर माइनस होगा NC3, a का पावर n माइनस 3 एक्स क्यू होगा। फिर देखिए लास्ट जो है, लास्ट में देखिए n हमको पता नहीं है, ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या है, समझ प्रॉब्लम दूर करने का, प्लस कीजिए, -1 का पावर n कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद NCn x की पावर n लिख दीजिए। n अगर ऑड होगा तो ऑलरेडी माइनस में हो जाएगा, n इवन होगा ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग, है ना, निगेटिव वाले बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि इस पे एग्जांपल लेते हैं कि एक्सपेंड x प्लस 1 बाय एक्स का पावर 6, x प्लस 1 बाय एक्स का पावर 6 लिखते हैं। तो अब देखिए अपर लिमिट क्या हो जाएगा आपका, अपर लिमिट 6c0 प्लस 6c0 हुआ, और उसके बाद x का पावर क्या हो जाएगा आपका, x का पावर देखिए 6 माइनस 0 6 हो जाएगा। आइए 1 बाय एक्स की पावर 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 बाय एक्स की पावर 0 1 ही हो जाता है। फिर क्या होगा आपका 6c1, ये माइनस कीजिए 5 हो जाएगा, अपर लोअर का डिफरेंस होता है, घटा के लिखना है, 1 बाय एक्स का पावर 1 हो जाएगा, 1, अब 6c2 हो जाएगा, और 6c2 हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6c3 हो जाएगा, और x के पावर 3 हो जाएगा, 1 बाय एक्स का पावर 3 हो जाएगा, 6c4 हो जाएगा, फिर ये 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 1 बाय एक्स की पावर 4 हो जाएगा, फिर c6 5 हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा पावर 1, और 1 बाय एक्स की पावर 5 हो जाएगी, फिर c6 6 और x की पावर 0, 1 बाय एक्स के पावर 6। जब देखिएगा कि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम आ गया, मतलब आपका एंड टर्म आ गया, ठीक है। तो आप 7 टर्म होगा, और इसको 6061 की वैल्यू आपको निकालने के लिए बताई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना है, एक्सपेंशन हो जाएगा, अब केवल कैलकुलेशन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय।